हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में आज हम लोग अपने एक चैप्टर पर डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेस्ट हीट रिकवरी और को जनरेशन के ऊपर। ठीक है, ये इससे पहले मैंने इसके जो थ्योरी पार्ट है वो कवर कर रखा है, ठीक है, अपने लेक्चर्स में। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन का मेरे प्ले लिस्ट है उस पर जाकर आप लोग वेस्ट हीट रिकवरी और को जनरेशन वाले टॉपिक को समझ सकते हैं। और वहाँ से समझने के बाद, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था वेस्ट हीट रिकवरी क्या होती है, को जनरेशन क्या होता है, कितने टाइप के को जनरेशन होते हैं, ठीक है, वो सारा मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ईंधन या रासायनिक प्रतिक्रिया के दहन से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को डैश कहते हैं। यानी कि जब हम ईंधन को, यानी कि कोई भी फ्यूल को क्या करते हैं, जब बर्न करते हैं, यानी कि उसको ठीक है बर्न करेंगे तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है वेस्ट हीट, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स गुड हीट, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेस्ट हीट। वेस्ट हीट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, को जनरेशन में सिस्टम की दक्षता होती है। तो को जनरेशन क्या होता है? को जनरेशन में बेसिकली हम लोग सिंगल फ्यूल का यूज़ करते हैं, मतलब एक फ्यूल का यूज़ करते हैं, और उस फ्यूल से हमें क्या क्या मिलती है स्टूडेंट्स? पावर मिलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, साथ में हमें क्या मिलती है? थर्मल एनर्जी और हीट भी मिलती है। तो इसीलिए उसे को जनरेशन बोला जाता है, क्योंकि एक फ्यूल से, यानी कि एक सिंगल सोर्स से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, और वो दो चीज़ें क्या क्या मिलती हैं? एक पावर भी मिलती है और साथ में हमें हीट भी मिलती है, ठीक है। अगर मान लीजिए 55% अगर पावर मिल रही है हमें, 34% अगर हमें क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। तो अप्रॉक्स अगर हम 34 का ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स हमारी 90% के लगभग क्या हो जाएगी? हमारे पास सिस्टम की दक्षता हो जाएगी। जबकि पहले जो पुराने सिस्टम थे वो इतनी इफिशियंसी प्रोवाइड नहीं करते थे, वो 30 to 35% इफिशियंसी को प्रोवाइड करते थे, ठीक है। इसके इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखे हैं जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इंग्लिश में इसके कवर करेंगे वो मेरा को जनरेशन वाला वीडियो देख लेना, वीडियो लेक्चर देख लेना, उसमें जो मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को कवर कर रखा है, ठीक है, को जनरेशन का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, को जनरेशन डैश समकालिक जनरेशन है। तो को जनरेशन से हमारा क्या होता है? को जनरेशन से पहला ऑप्शन है ऊष्मा और शक्ति मिलती है, यानी कि हीट और पावर मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, भाप या द्रवित मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा और पावर मिलती है, ऑल ऑफ द अबव। तो को जनरेशन से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? पावर भी मिलती है और साथ में हमें हीट भी मिलती है, ठीक है। को जनरेशन टरबाइन के संदर्भ में थर्मोडायनेमिक्स प्रक्रियाएं होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा एक्सपेंशन होती है, तीसरा है हमारा कंडेंसेशन होती है, चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारा ऑल ऑफ द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा एक्सपेंशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, रैंकिन साइकिल किससे संबंध है? बॉयलर से संबंध है, स्टीम टरबाइन से संबंध है, कंडेंसर से संबंध है, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो रैंकिन साइकिल है स्टूडेंट्स हमारी, वो किससे संबंधित है? हमारी बॉयलर से भी संबंधित होती है, ठीक है, स्टीम टरबाइन से भी संबंधित होती है, कंडेंसर से भी संबंधित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, निम्नलिखित थर्मोडायनेमिक चक्र में कौन सा चक्र कोजनरेशन संबंधित नहीं है? अब इसमें देखिए ऑप्शन है कि जो हमारे जितनी थर्मोडायनेमिक्स चक्र इसमें दे रखे हैं, यानी कि जो साइकिल्स दे रखी हैं, उनमें से कौन सी ऐसी साइकिल है जो कोजनरेशन से संबंधित नहीं है? तो ब्रेटन साइकिल जो होती है ये कोजनरेशन से संबंधित है, रैंकिन साइकिल है ये भी कोजनरेशन से संबंधित, ओटो साइकिल भी संबंधित, बेल कॉलिमन साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो कोजनरेशन से हमारी संबंधित नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेल कॉलिमन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो गैस टरबाइन और अभिष्ट ऊष्मा बॉयलर से मिलकर एक संयुक्त चक्र बिजली संयंत्र के निकास गैस का तापमान, अब यहाँ से टेम्परेचर की बात आ रही है, वो कितना टेम्परेचर होता है? ठीक है, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स लगभग 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है स्टूडेंट्स। उद्योग में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी का प्रमुख लाभ है, यानी कि अगर कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर उस इंडस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट रिकवरी सिस्टम को अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी अगर इंडस्ट्री के अंदर हीट रिकवरी सिस्टम का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तो ये भी मैंने अपने लेक्चर में बता रखा था कि जब भी हम कभी भी अपनी इंडस्ट्रीज़ में हीट रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो पॉल्यूशन वो है वो कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं, क्योंकि हम उस हीट का क्या कर रहे हैं? दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, जो कहाँ चली जाती है? जो हमारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो पॉल्यूटेड कर देती है हमारे किसको? इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर देती है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में कमी जो भी हो जाएगा इसका एक ऑप्शन हो जाएगा। दक्षता में वृद्धि भी हो जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी में भी कहीं ना कहीं क्या होती है? इसकी वृद्धि होती है। तो इसके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? करेक्ट हो जाएंगे।
तो सी इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हीट रिकवरी सिस्टम सबसे प्रभावी होगा जब फ्लू गैसेस का तापमान होता है, यानी कि जब फ्लू गैसेस का तापमान होता है, जब फ्लू गैसेस का कितना तापमान होता है, जब हमारा हीट रिकवरी सिस्टम सबसे अच्छा होता है। तो मैंने ये बताया था कि जो हीट रिकवरी सिस्टम डिपेंड किस पे करता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता था स्टूडेंट, मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में बताया था, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही अच्छी हीट रिकवरी सिस्टम होगी। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हमारा 250 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है हमारा 200 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है हमारा 400 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है हमारा 350 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, टेम्परेचर के। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही अच्छा हीट रिकवरी सिस्टम होगा हमारे पास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 400 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, गैस टरबाइन से निकलने वाली अपशिष्ट गैसों का तापमान होता है, यानी कि जो गैस टरबाइन है, अगर वहाँ से जो निकलने वाली अपशिष्ट गैसें हैं उनका तापमान कितना होता है स्टूडेंट, 370 से 540, और 450 से 700, 700 से 800, 250 से हमारा कितना होता है 440। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 370 से लेके 540 जो गैस टरबाइन से निकलने वाले अपशिष्ट गैसों का तापमान हमारा होता है। तापमान के ऊपर भी मैंने आप लोगों को वीडियो बना रखी थी, जब आप हीट रिकवरी पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको इसका आंसर भी मिल सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिकर्जन का उपयोग मुख्य रूप से अपशिष्ट ऊष्मा प्रणाली के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है, बॉयलर में किया जाता है, ब्लेड रीडिंग फर्नेस में किया जाता है, हमारे कंप्रेसर में किया जाता है, नन ऑफ दिस। उसका आंसर है हमारा बी, ब्लेड रीडिंग फर्नेस में किया जाता है स्टूडेंट्स। कोजनरेशन प्रणाली में कितने प्रकार हैं, तो टॉपिंग साइकिल, बॉटम साइकिल, बोथ ए एंड बी डन। तो मैंने जब ये कोजनरेशन बताया था आप लोगों को, तो उसमें टाइप्स में बताया था कि हमारे पास दो टाइप की मेन साइकिल होती है, टॉपिंग साइकिल और बॉटम साइकिल। टॉपिंग साइकिल में मैंने ये भी बताया था कि पहले क्या जनरेट होता है, पहले हीट जनरेट होती है या फिर पहले पावर जनरेट होती है, और बॉटम साइकिल में मैंने ये बताया था। तो ये अच्छे से डिस्कस कर रखी है दोनों साइकिल, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कोजनरेशन का मतलब क्या है, तो कोजनरेशन का मतलब क्या होता है, थर्मल ऊर्जा, बिजली। तो कोजनरेशन का मतलब होता है जिसमें हम सिंगल फ्यूल का यूज़ करके क्या करते हैं, हमें पावर भी मिलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, यानी बिजली भी मिलती है, और हमें हीट भी मिलती है, यानी ऊर्जा भी मिलती है, तो थर्मल एनर्जी भी हमें मिलती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास बैक प्रेशर टरबाइन इज प्लेस बिटवीन, जो बैक प्रेशर टरबाइन होती है वो कहाँ किसके बीच में प्लेस होती है, तो वो होती है हमारी बॉयलर और टरबाइन के बीच में, ठीक है। जो बैक प्रेशर टरबाइन होती है वो कहाँ प्लेस होती है, बॉयलर और टरबाइन के बीच में। अच्छा, गुड मीडियम फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर हीटिंग, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हीटिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा मीडियम सबसे अच्छा रहता है, तो वो हमारा सबसे अच्छा मीडियम कौन सा रहता है स्टूडेंट्स, स्टीम हमारा सबसे अच्छा मीडियम रहता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच फ्यूल टाइप कैन बी यूज्ड इन गैस टरबाइन, कौन सा फ्यूल टाइप होता है जो यूज होता है गैस टरबाइन में, तो पहला है लाइट फ्यूल ऑयल, दूसरा है डीजल, तीसरा है नेचुरल गैस, चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लाइट फ्यूल ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे के होते हैं फ्यूल यूज होते हैं किसमें, हमारे गैस टरबाइन में यूज होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द कोजेनरेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब सबसे ज़्यादा देखो कोजेनरेशन कहाँ होता है, बेसिकली सारी इंडस्ट्रीज़ में कोजेनरेशन सिस्टम हमारा होता है। तो ये पूछ रहा है कि कोजेनरेशन कौन सी ऐसी क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ हैं, कौन से ऐसे उद्योग हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कोजेनरेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है शुगर में, तो शुगर में आप लोगों ने देखा होगा जो शुगर मिल वगैरह होती हैं, तो शुगर मिल वगैरह में तो बहुत ज़्यादा कोजेनरेशन सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। रेफिनरी जो होती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी कोजेनरेशन का यूज़ होता है। हमारे पास जो ब्रिक मेकिंग है, ठीक है, जहाँ पर हमारी क्या बनती हैं, ब्रिक्स बनती हैं, तो वहाँ पर कोजेनरेशन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। कोजेनरेशन वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, किसमें हमारा ब्रिक मशीनरी में हमारा कोजेनरेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट्स आज के हमारे क्वेश्चन थे वेस्ट हीट रिकवरी और कोजेनरेशन के ऊपर। इससे पहले भी मैं 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही बना दिए थे अपने लेक्चर के साथ, तो आप लोग उनको भी एक बार कवर कर लीजिएगा इसमें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।